हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल में। मैं आपके सामने धनराज दहिया लेके आया हूँ आज बहुत ही शानदार चैप्टर कक्षा 10th क्लास का। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। अब हम चलते हैं। देखो, जीव जनन कैसे करता है, ये चैप्टर हमारा कक्षा 10वीं का अध्याय 7 है। जीवों के जनन की क्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें कि जीव जनन क्यों करते हैं। वास्तव में पोषण, श्वसन अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी वृष्टि जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। कक्षा में इस प्रश्न में संभावित उत्तर योजना अत्यंत रोचक होगा हमारे लिए। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु ये स्पष्ट है कि हम विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता है तो कई भी जनन द्वारा अपने सदृश वृष्टि उत्पन्न नहीं करता, तो संभव है कि हम उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता। किसी प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि एक प्रजाति ही के सदस्य। सामान्यतः हम इस लिए कहते हैं कि क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं, अतः जनन करने वाले जीव संतति का सर्जन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सर्जन करते हैं। सर्जन विभिन्न जीवों की अभिकल्पना आकार व आकृति समान होने के कारण ही वह सदृश्य प्रतीत होती है। शरीर का वे अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः हम अपने आधारभूत स्तर पर जनन की जीवों के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हो पिछली कक्षा में कि कोशिका में केंद्र में पाए जाने वाले गुणसूत्रों को ही डीएनए कहता है। यानी कि डीएनए की फुल फॉर्म देखें तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के अणु के आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्र के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने के अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अतः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति यानी कि कॉपीज बनाना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिका विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिकाओं में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती है, अतः उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। परंतु डीएनए एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रमों की अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचना का सर्जन भी होता रहता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बनती है, यानी कि टू सेल्स में होती है, वो बनती है। ये दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान, परंतु क्या वे पूर्ण रूपेण समरूप है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की प्रक्रिया कितनी यथार्थ से संबंधित होती है। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती है। अतः यह अपेक्षित कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी। परिणामतः बनने वाली डीएनए प्रतिकृति एक समान तो होगी, परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ विभिन्नता उतनी अग्र हो कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समयोजित नहीं हो पाए। इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती है।
दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी अग्र नहीं होती, अतः संतति कोशिका समान होते हुए कुछ किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। जनन में आने वाली ये विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है। इसकी चर्चा हम अगले अध्ययन में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्नताएं का महत्व। अब हम देखेंगे विभिन्नता का महत्व। अपनी जनन क्षमता पर उपयोग कर जीव की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक और संरचना और डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः अतः किसी प्रजाति यानी कि स्पीसीज या जाति की समष्टि यानी कि पॉपुलेशन जनसंख्या के स्थायित्व का संबंध जनन से ही है, परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकता है। निकेत में निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीव के नियंत्रण से बाहर, पृथ्वी का ताप कम हो या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्का पिंड का टकराना इसके कुछ उदाहरण है। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल तथा निकेत में कुछ अग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है, परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नताएं होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना अतः अतिशीतोष्ण। तो अब हम डिस्कस करेंगे विभिन्नताओं का महत्व। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उस विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति स्पीसीज की समष्टि के अस्तित्व का संबंध जनन से है, परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्का पिंड का टकराना इसके कुछ उदाहरण हैं। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ अग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूह विनाश भी संभव है, परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। अतः अति शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणु की कोई समष्टि है तो वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है। अधिकतर जीवाणु वृष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्मा प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं, तथा विभिन्नता स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। ये कुछ प्रश्न है एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? जीव में विभिन्नता स्पीशीज के लिए लाभदायक परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? ये दोनों क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे एकल जीवों में प्रजनन की विधि। कुछ क्रियाकलाप है। 10 ml जल में लगभग 10 ग्राम चीनी को घोलिए। ठीक है, आप क्रियाकलाप है जो आपको करने होंगे खुद को। क्रियाकलाप 7.2 डबल रोटी के टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडा रख नम अंधेरे में स्थान पर देखिए। क्रियाकलाप आपको खुद को ही करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे इष्ट की वृद्धि और दूसरे क्रियाकलाप के में कवक की वृद्धि के तरीके तुलना कीजिए, ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। इस चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जाने कि विभिन्न जीवों वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों के जनन की विधि शारीरिक विकल्प में निर्भर करती है। अब पढ़ेंगे विखंडन। विखंडन विखंडन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लाड लो। एक कोशिकीय जीव में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रक्षिप्त किए गए अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। कुछ क्रियाकलाप है जो आपको खुद को ही डिस्कस करना है, खुद के स्तर पर हम आगे डिस्कस करते हैं। परंतु कुछ एक कोशिकीय जीव में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरण के लिए कालाजारा के रोगाणु, ये एक बुखार है कालाजारा के रोगाणु लसमोनिया के कोशिका एक सिरों पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीव में द्विविखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम
जैसे अन्य एक कोशिका जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है जिसे बहुखंडन कहते हैं। ये आप देख पा रहे हो डायग्राम, यह है अमीबा का द्विखंडन, यहाँ से अमीबा 2 खंडों में विमुक्त हो चुकी है। दूसरी ओर इष्ट में कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसे कि क्रियाकलाप 7 प्लाज्मोडियम में बहुखंडन इस तरह होता है। ये डायग्राम इंपोर्टेंट है, ये डायग्राम इंपोर्टेंट है। लास्मोनियम में द्विखंडन इस तरह से होता है। ये लास्मोनियम का डायग्राम है। कुछ क्रियाकलाप है जो आपको खुद को डिस्कस करना है। किसी झील अथवा तालाब किसके जल गहरा हरा दिखाई देता है, ये एक स्लाइड जो भी है क्रियाकलाप आपको खुद के स्तर पर करना है। सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरण स्पयोग रोगस सामान्यतः विकसित होकर छोटे-छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव वष्टि में विकसित हो जाती है। क्रियाकलाप 7.4 के प्रश्न के आधार पर क्या करें, हम इसका कारण खोज सकते हैं, परंतु ये सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते। ऐसे क्यों? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिका जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है, विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर संगठित होकर ऊतक ऊतक का निर्माण करती है तथा ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में अनेक स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजित अव्यवहारिक है, अतः बहुकोशिकीय जीव को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। बहुकोशिकीय जीव द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। इस सामान्य प्रवस्था का परिपालन परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती है। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिका का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिका होनी चाहिए जिसमें वृद्धि क्रम प्रसारण तथा उचित परिस्थितियां में विशेष प्रकार की कोशिका बनने की क्षमता हो। अब हम पढ़ेंगे पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जन्म पुनर्जनन। पूर्ण रूपेण विभेदित जीव में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है, अर्थात यदि किसी कारणवश जीव श्रुत विच्छत हो जाते हैं अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण हाइड्रा तथा प्लेनेरिया ये एग्जाम्पल है पुनरुद्भवन के। जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह पुनरुद्भवन चित्र 3.3 7.3 कहलाता है। पुनरुद्भवन पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संबंधित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिका बन जाती है। कोशिकाओं के समूह में परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिका एक ऊतक बनते हैं। ये परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप है क्रम में होता है जिसे पुनरुद्भवन परिवर्धन कहते हैं, परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण ये है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काट कर सामान्य नए जीव उत्पन्न नहीं होता। मुकुलन पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट टॉपिक है मुकुलन, वेरी इंपॉर्टेंट है मुकुलन। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाले कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभरा विकसित हो जाता है। ये उभर मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीवों में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। स्वतंत्र जीव बन जाता है लाडलो। ये है मुकुल का एग्जाम्पल और मुकुल का डायग्राम, ये देख सकते हो आप एनसीईआरटी की नोटबुक में। मुकुल हाइड्रा। नेक्स्ट टॉपिक है कायिक प्रवर्धन। ऐसे बहुत से पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थिति में विकसित होकर नए पौधों का उत्पन्न करती है। अधिकतर जंतु में विपरीत एकल पौधे जैसे क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। प्रतन, कलम तथा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर इसके कुछ उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधे की अपेक्षा पुष्प व फल कम समय में लगने लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब, चमेली जैसे अन्य पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है।
जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके, इन पौधों में बीज नहीं होता लाडलो। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ ये भी है, इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे अनुवांशिक रूप से जनक पौधों के समान होता है। क्रियाकलाप आपको खुद को डिस्कस करना है। ये है आलू की पत्तियां, यह कलिकों के साथ ब्रायोफिल्म की पत्ती है, सॉरी। इस प्रकार बायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है। ये कलिका है ना, ये मृदा में गिर जाती है, यानी कि मृदा मतलब मिट्टी, यानी कि सोइल में गिर जाती है, नए पौधों में विकसित हो जाती है। ठीक है, जैसे आप आलू का पौधा आपने देखा होगा, आलू का पौधा जड़े होते हैं ना, वो आलू होता है। क्रियाकलाप एक मनी प्लांट कीजिए, कुछ टुकड़ों पर इस प्रकार काटिए कि प्रत्येक में कम से कम एक पत्ती अवश्य हो। यह क्रियाकलाप है जो आपको खुद को ही करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बीजाणु समासंग। समासंग अनेक सरल बहुकोशिकीय जीव में भी विशिष्ट संरचना जनन संरचना पाई जाती है। क्रियाकलाप 7.2 में ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचना विकसित हुई थी। ये राइजोपोस का कवक जाल है, ये जनन के भाग नहीं है। ये जनन के भाग नहीं है, क्या नहीं है? राइजोपोस का कवक जाल, ये जनन के भाग नहीं है, परंतु उद्भव तंतु पर सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचना जनन में भाग लेती है। ये कुछ बीजाणुधानी जिनमें विशेष कोशिका अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। चित्र 7.6, ये बीजाणु वृद्धि कारक राइबोसोमस नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकृति परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगते हैं। जो प्रतिकृति परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती है, नम सतह के संपर्क में आने पर वृद्धि करने लगते हैं। अब तक जनन की जिन विधियों की हमने चर्चा की, उन सभी में नई पीढ़ी का सर्जन केवल एकल जीव द्वारा होता है। इससे अलैंगिक जनन कहते हैं। ये देखो, अलैंगिक जनन की परिभाषा आ चुकी है। यह है राइबोसोम विषाणु महासंघ का डायग्राम, ये देख पा रहे हो डायग्राम। कुछ प्रश्न है एनसीईआरटी के जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। अब हम डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम जनन की उस विधि से भी परिचित है जिसमें नए संतति उत्पन्न करने हेतु दो वृष्टि एकल जीवों की भागीदारी होती है। ना तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और ना ही एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीव में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। ऐसे लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है? क्या अलैंगिक जनन की कुछ सीमाएं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। लैंगिक जनन प्रणाली क्यों? अब हम देखेंगे कि लैंगिक जनन प्रणाली क्यों आई थी। एकल पैतृक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक। जैसे कि हम जान चुके हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीक पूर्णतः यथार्थ नहीं है। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नताएं का स्रोत। जीव की प्रत्येक वृष्टि विभिन्नता द्वारा संरचित नहीं हो सकती, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। अतः जीवों में जनन की ये कोई ऐसी विधि अर्थक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो सके। यद्यपि डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं हो, वह इतनी परिशुद्ध जिसमें विभिन्नता अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है। यदि डीएनए प्रतिकृति क्रियाविधि कम परिशुद्ध होती है तो बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती। परिणामतः कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः परिवर्तन उत्पन्न करने के प्रक्रम को किसी प्रकार गति दी जा सकती है। प्रत्येक डीएनए प्रत्येक प्रतिकृति में विभिन्नता के साथ साथ पूर्ण पीढ़ियों की विभिन्नताएं संग्रहित होती है। अतः समष्टि के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नता के पैटर्न में काफी भिन्न होंगे, क्योंकि ये सभी विभिन्नता जीवित वृष्टि में पाए जा रही है। अतः यह सुनिश्चित है कि ये विभिन्नता हानिकारक नहीं है। दो अथवा अधिक एकल जीव की विभिन्नता के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव में भाग लेते हैं। अतः समजातीय संयोजन अपने आप में अनोखा होगा। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समूहित किया जाता है, परंतु इससे एक और समस्या पैदा हो सकती है। यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए
का युग्मन होता रहा है तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दोगुनी होती है जाएगी। इससे डीएनए द्वारा कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण टूटने की अत्यधिक संभावना। इस समस्या के समाधान के लिए हम कितने तरीके सोच सकते हैं? हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे-जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे ऊतकों की विशिष्टता बढ़ती जाती है। उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा जिसमें विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिका की परत होती है जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं के अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है तथा डीएनए की मात्रा भी अधिक होती है। ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः दो भिन्न जीवों की वे युग्मक कोशिका लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज जाइगोट बनाती है। दो संतति गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। यदि युग्मनज वर्धिक परिवर्तन द्वारा नए जीव में विकसित होता है तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी प्राप्त होना चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्राय दो जनन कोशिका युग्मकों की आकृति व आकार में विशेष अंतर नहीं होता अथवा वे समकृति भी हो सकते हैं, परंतु जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है तो जनन कोशिका विशिष्ट हो जाती है। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है, इसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी व अधिक गतिशील होती है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि दोनों प्रकार के युग्मकों को सर्जन की आवश्यकता है। नर व मादा वेष्टियों को जनांगों में विभेद उत्पन्न किया है तथा कुछ जीवों में नर व मादा व शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से टॉपिक जो आपकी कक्षा 12th में भी लगता है। तो पहले हम डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट, ये देखो, ये बाहर की ओर लगी होती है उसे कहते हैं बाह्य दलपुंज, और ये है अंडाशय, बीच में होता है अंडाशय जहाँ फल का निर्माण होता है। ये है वत्रिका, स्त्री का भाग है। पुष्प का स्त्री का भाग के नाम वत्रिका, वत्रिकाग्र, स्त्री के सर, पराकोश, पराकोश में परागकण का निर्माण होता है लाडलो, और पराकोश पुमंग का भाग है यानी कि पुंकेसर, और तंतु दल पंखुड़ी। ठीक, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। आवर्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के जनन अंगों में पुष्प अवस्थित होते हैं। आप पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। बाह्य दल, दलपुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। पुंकेसर, स्त्रीकेसर पुष्प के जनन भाग है जिनमें जनन कोशिका होती है। पंखुड़ी में बाह्य दल के कार्य हो सकते हैं। क्या कार्य हो सकते हैं? जब जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित हो तो वह पुष्प एक लिंगी पपीता, तरबूज कहलाता है, क्योंकि पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। जब पुष्प में पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं तो गुड़ल सरसों तो उन्हें उभयलिंग पुष्प कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। पुंकेसर नर जनन अंग है जो परागकण बनाते हैं। सामान्य बात है, परागकण सामान्यतः पीले हो सकते हैं, पीले होंगे भाई। हमने देखा होगा कि जब हम किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तो हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है तथा ये पुष्प का मादा जनन अंग है। ये तीनों भागों में बना होता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय यानी कि ओवरी, मध्य में लंबा भाग यानी कि वत्रिका स्टिग्मा तथा शीर्ष पर भाग वत्रिकाग्र जो प्राय चिपचिपा होता है। चिपचिपा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? क्योंकि परागकण को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि इस पर वो चिपक जाए और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो सके। अंडाशय में बीजांड होता है तथा बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नई युग्मक अंडाशय की एक अंड कोशिका मादा युग्मक में संलयित हो जाता है। जनन कोशिका की इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है जिसमें नए पौधों विकसित होने की क्षमता होती है। अतः परागकणों को पुंकेसर में वत्रिकाग्र तथा स्तनातन की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का वह स्तनातन उसी पुष्प के वत्रिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। यानी कि उसी पुष्प में अगर फर्टिलाइजेशन होगा उसे ऑटोगेमी कहेंगे, यानी कि स्वपरागण कहलाता है। परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतर होते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं, यानी कि एक पुष्प अलग है और दूसरा पुष्प भी अलग है
दोनों का अलग-अलग पुष्प हो जाता है, उसे परागण कहते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तो परागण का इस्तेमाल तो वायु, जल वा देखो इम्पोर्टेंट है, वायु, जल अथवा प्राणी जैसे भाग द्वारा संपन्न होता है। परागकणों के उपयुक्त वत्रिकाग्र पर पहुंचाने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तथा पहुंचाना होता है। इसके लिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है अतः वत्रिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होता है, जिससे बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है, ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है अतः परिपक्व होना होकर फल बनता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनता है, यानी फ्रूट का निर्माण होता है। अतः इस अंतर में बाह्य पुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर, वत्रिकाग्र मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ स्थायी रूप से जुड़े हुए देखा? सोचिए, बीजों के बनने से पौधों को क्या लाभ है? बीज में भावी पौधों अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को अंकुरण कहते हैं। आप देख पा रहे हो डायग्राम, ये है परागकण, वत्रिका, नर युग्मक, पराग नली। ये पराग नली यहाँ से जुड़ी होती है, यहाँ हाइलम भी पाया जाता है। ये अंडाशय मादा युग्मक को भी यहाँ से देखो, ये अंड कोशिका है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे अंड कोशिका यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, कुछ क्रियाकलाप है जो आपको खुद को अब हम डिस्कस करेंगे मानव में लैंगिक जनन यानी कि ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तक हम विभिन्न स्पीशीज में जनन की प्रक्रिया या विभिन्न प्रणालियों की चर्चा करते रहे। आइए हम इस उस स्पीशीज के विषय में जाने, इससे हमारी सर्वाधिक रुचि है वह है मनुष्य। मानव में लैंगिक जनन होता है, ये प्रक्रम किस प्रकार कार्य करता है, आइए अब स्थूल रूप से एक असंबद्ध बिंदु से प्रारंभ करते हैं। पहले से डायग्राम देख लेते हैं। अंकुरण का डायग्राम है, यानी कि मटर मन्ने मटर नहीं, चना चना का डायग्राम है। चना है ना, चना चना का डायग्राम। ठीक है, आइए अब स्थूल रूप से एक स्पर्श बिंदु से प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आते हैं। आपने पहले ही भी कक्षा 8 में शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में सीखा। कक्षा 1 से लेकर 10 तक पहुंचते पहुंचते हमारी लंबाई भार बढ़ जाता है। हमारे दांत जो गिर जाते हैं दूध के दांत कहलाते हैं, अतः नए दांत निकल जाते हैं। इन सभी परिवर्तन को एक सामान्य प्रक्रम वृद्धि या समूह वृद्धि कह सकते हैं हम, जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है। परंतु किशोर अवस्था के पारंपरिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता कहा जा सकता है। जबकि शारीरिक सोष्टता की बदलाव, शरीर अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना में भी परिवर्तन आता है। इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़के और लड़कियां में एक समान होते हैं। हम देखते हैं कि कुछ शरीर में कुछ नए भागों जैसे कि आंख, सॉरी, खाक एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छे निकल जाते हैं, यानी कि निकल आते हैं। यानी कि जो आपका जनन अंग है, सेक्सुअल ऑर्गन है, वहां पे बाल आ जाते हैं। लड़कों में लड़कियों दोनों में आते हैं तथा इनका रंग भी गहरा हो जाता है, यानी कि ब्लैक हो जाता है। पैर, हाथ, चीरों पे भी महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा अक्सर तेली हो जाती है तथा कभी कभी मोसे यानी पीपल फुंसी फोड़ा निकल जाता है। हम अपने दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी परिवर्तन जो लड़के और लड़कियों को भिन्न होते हैं। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है, यानी कि जो इस लड़कियों में स्तन पाए जाते हैं, यानी कि मेमरी मेमेलियन ग्लैंड्स, यानी कि जिसे हम कहते हैं जो बच्चों को दूध पाता है, वो ऑर्गन होता है, उससे स्तन कहते हैं। उसमें वृद्धि हो जाती है लड़कियों में 18 वर्ष की उम्र में तथा स्तन नागरिक की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। जो निपल होते हैं, निपल के आसपास डार्क एरिया बन जाता है। इस समय लड़कियों में रज्जु धर्म होने लगता है, यानी कि पीरियड आने लगता है लड़कियों में पुबर्टी के समय। लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी मूछ निकल जाती है, निकल आती है, दाढ़ी आ जाती है लड़कों के। उनकी आवाज फटने लगती है। जब लड़के बोलते हैं तो उनकी आवाज फटने लगती है। साथ ही दिवा सपन अथवा रात्रि में शीशन भी अक्सर विवर्धन के कारण उद्भव हो जाता है। ये सभी परिवर्तन महीनों व वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं। ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में ही एक समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में एवं तीव्रता से होते हैं, जबकि अन्य में मंद गति से होते हैं। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण भी नहीं होता। उदाहरण, लड़कों के चेहरे पर पहले छितराए हुए से कुछ मोटे बाल परिलक्षित होते हैं तथा धीरे धीरे ये वृद्धि एक जैसी हो जाती है। फिर भी इन
सभी परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों में के बीच विविधता परिलक्षित होती है, जैसे कि हमारे नाक नक्शे अलग-अलग है। इसी प्रकार इन बालों की वर्दी का पैटर्न, स्तर अथवा शीर्षण की आकृति एवं आकार भी भिन्न होते हैं। ये सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू है। इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता क्या परिलक्षित होती है? हमें बहुकोशिकीय जीव में विशिष्ट कार्यों के समाधान हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता की बात कर चुके हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है तथा हम देख चुके हैं कि पौधों में भी इस हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिका एवं ऊतक विकसित होते हैं। प्राणी जैसे कि मानव में भी इस कार्य हेतु विशिष्ट ऊतक विकसित करता है। यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि के प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। इस प्रक्रम के चलते जनन ऊतक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती, अतः जैसे-जैसे शरीर की वृद्धि सामान्यतः वृद्धि दर धीमी होनी चाहिए, तो जनक ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को पुबर्टी यानी कि यौनारंभ कहा जाता है। अतः वह सभी परिवर्तन जिनकी हमने चर्चा के जनन प्रक्रम से किस प्रकार संबंध है, हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दोनों भिन्न व्यक्तियों के जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन या जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, जैसे कि पुष्पी पादपों में होता है, अथवा दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है। यदि जंतु को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो तो आवश्यक कि दूसरे जीव जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सके। युवा नरम की अवधि में अनेक परिवर्तन जैसे कि बालों का नवीन पैटर्न इस बात का संकेत है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है। दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग अथवा संरचना की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए शिशन में उद्र होने की क्षमता स्तनधारियों में जैसे कि मानव शिशु माँ के शरीर में लंबी अवधि तथा गर्भस्थ रहता है तथा जन्म उपरांत स्तनपान करता है। इन सभी स्थितियों में मादा के जनन को स्तन का परिपक्व होना आवश्यक है। आइए जनन तंत्र के विषय में जाने। अब हम डिस्कस करेंगे नर जनन तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है कक्षा 10वीं के लिए बोर्ड एग्जाम में। ये डायग्राम आपको डिस्कस करना है, प्रैक्टिस करनी डायग्राम की। यहाँ होता है शुक्राशय, मूत्राशय, यहाँ मूत्र इकट्ठा हो जाता है। यह प्रोस्टेट ग्रंथि जो पुरुषों में पाई जाती है, स्त्रियों में नहीं पाई जाती, पहले कह देता हूँ आपको। यह है शीशन यानी कि पेनिस, यह मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा, यह मूत्र नलिका, यह शुक्रवाहिनी यानी कि वास डिफरेंशिया, और एक थैली में पाया जाता है हमारा वर्षण यानी कि टेस्टिस स्क्रोटोल, और वर्षण यानी कि टेस्टिस वर्षण में शुक्राणु का निर्माण होता है। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग उपयुक्त रूप से नर जनन तंत्र बनता है। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वर्षण में होता है। यह इधर गुहा के बाहर वर्षण कोष में स्थित होता है। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के तापमान से कम होता है। टेस्टोस्टेरोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्त्रावन के वसन की भूमिका की ओर चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। शुक्राणु के उत्पादन में नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में युवा नरम लक्षण का भी नियंत्रण करता है, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज का भारीपन होना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ही लक्षण है। उत्पत्ति शुक्राणु को मोचन शुक्रवाहिका द्वारा होता है। यह शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली नलिका से जुड़कर संयुक्त नली बना, अतः मूत्र मार्ग यूरेथ्रा शुक्राणु एवं मूत्र दोनों की प्रवाह के उभय मार्ग के प्रोस्टेट या शुक्राशय अपने स्तरों शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, सिरप बन जाता है। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही इस तरह पोषण भी प्रदान करता है। शटोली सेल शुक्राणु सूक्ष्म संरचना जिसमें मुख्यतः अनुवांशिक पदार्थ होता है। एक लंबी पूंछ होती है जिन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। अब हम डिस्कस करेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। ये भी इंपोर्टेंट है। मादा जनन कोशिका अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती है। ध्यान पूर्वक देखिए तो मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को पहचानिए। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। यौन इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंड को अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। महीन
महीन अंडवाहिका अथवा फेलोपियन ट्यूब या डायग्राम में यहाँ पे होती है अंडवाहिका यानी कि फेलोपियन ट्यूब, ये है अंडाशय, ये है गर्भाशय यानी कि यूट्रस, ये है गिरवा यानी कि योनि, ये वजाइना, यहाँ से पेनिस आता है और यहाँ से शुक्राणु यहाँ गमन करता है। दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनूप संरचना का निर्माण करती है जिसे गर्भाशय यानी कि यूट्रस कहते हैं। गर्भाशय गिरवा द्वारा योनि में खुलता है। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं, जहां अंड कोशिका में मिल सकते हैं। निषेचित अंड विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना का भ्रूण बनाते हैं, जिसे ब्लास्टोसिस कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय के स्थापित हो सकता है, जहां लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि मां का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है अतः गर्भाशय प्रत्येक प्रत्येक महाभ्रूण में ग्रहण ग्रहण करने एक उसके पोषण हेतु तैयार करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी होती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशिष्ट संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। ये एक तसरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर एक उत्तक प्रवर्धन होता है। मां के उत्तकों के रक्त स्थान होते हैं जो प्रबोधों को उत्सर्जित करते हैं। ये मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अन्य पदार्थ के स्थानांतरण हेतु बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटन उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से मां के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। मां के शरीर में गर्भ की विकसित होने की लगभग 9 माह का समय लगता है, यानी कि 9 मंथ लगता है। गर्भाशय की पेशियों को लयबद्ध संकुचन में शिशु का जन्म होता है। अब हम पढ़ेंगे क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। यदि अंड कोशिका निषेचन नहीं हो तो लगभग 1 दिन तक जीवित नहीं रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है अतः निषेचन अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय की प्रति माह की तैयारी करता है तथा इसकी अतिवृद्धि मांसल व स्पॉन्जी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं हो रहती है। इस परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर व म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र के लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी ऋतुधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। अब हम पढ़ने के जनन स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम देख चुके हैं कि लैंगिक परिपक्व एक क्रमिक प्रक्रम है जो ये समय होता है जब शारीरिक वृद्धि में नहीं होती है, तो इसके अतः किसी सीमा आंशिक रूप से लैंगिक परिपक्वता का अर्थ ये रूप के शरीर अथवा मस्तिष्क शरीर क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो जाए। हम कह सकते हैं, हम निर्णय ले किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायित्व में योग्य हो गया है। इस विषय पर हम भी सभी पर किसी न किसी प्रकार का दबाव है। इसी क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है, भले ही हम चाहे क्यों ना चाहे। विवाह ये कुछ एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंट लाइन है कि हम जनन स्वास्थ्य को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं और किस तरह से हेल्थली कर सकते हैं। कुछ आप डिजीज देख सकते हो, HIV एड्स शामिल है जो हमारे जनन अंग यानी कि जेनिटल ऑर्गन में बाधा पहुंचाते हैं, यौन क्रिया में बाधा पहुंचाते हैं। जनन करते समय किन तकनीकों का उपयोग हमें करना चाहिए ताकि हमें एड्स, HIV जैसा गंभीर बीमारी, रोग, डिजीज ना लग सके। और हमें अनेक गर्भधारण की आवश्यकता में स्त्री में भावनाओं को समझना चाहिए। यौन क्रिया किस तरह से हमारे लिए सुरक्षित हो सके, अधिक प्रयास करना चाहिए। और हमें गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनानी चाहिए जैसे कि कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियाँ, कोपट्टी और डायफ्रोम, फेलोपियन नली का ट्यूब, जो भी है युक्तियाँ। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ कक्षा 10th के जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर के MCQ, PYQ, वेरी शॉर्ट्स नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल, अपने मित्र, व्हाट्सएप ग्रुप, स्कूल के ग्रुप में वीडियो सेंड कर दीजिए ताकि कोई भी स्टूडेंट इस चैप्टर से वंचित ना रहे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। तो
थैंक यू, धन्यवाद सभी को। अपने भाई को मोटिवेट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। और नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। ओके, सी यू, फिर मिलेंगे।